जब तक कांग्रेस और विपक्ष देश के सामने अपना एजेंडा नहीं रखेगा तब तक वे सफल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार की 2-3 जो बड़े कारण हैं, उसमें से सबसे पहला कारण है जो सनातन को गाली दी। लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या होता है। और गांधी जी एक बहुत अहम चीज़ कहते थे आपका कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो सोचिए लास्ट आदमी को कैसे इम्पैक्ट करता है। उसी चीज़ को मैं चेंज करते कहता हूँ, आप कोई भी मुद्दा उठाते हो, सोचिए लास्ट आदमी को लाइन में क्या उससे फ़र्क पड़ता है। और मैं ये मानता हूँ कि लिटरेचर बेहद ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक आईना दिखाने के लिए। क्या लगता है जो इंडियन कैपिटल्स है, INDI है, जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं, लोग बोलते हैं कि ये मिरर है 24 का, क्या यही परिणाम आगे देखने को मिलेंगे या कुछ और विश्लेषण है आपका? हमेशा बीजेपी इसके बारे में बात करती है कि हम चाइना के खिलाफ हम वॉर हारे, लेकिन 67-68 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी हमने चाइना को नथुला और चोला में हराया। नेशनलिज्म वो है कि सबको स्वास्थ्य के लिए वही अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो पैसे वाले से पैसा वाला व्यक्ति हो या गरीब से गरीब, उसको वही इलाज मिले। ये नेशनलिज्म है। यहाँ दिल्ली और राजस्थान के, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे पुलिस खड़ी थी। पंजाब से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। देश तो एक ही है ना। जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वही एक दूसरे, जो अलायंस के अंदर है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद लगता है कि 2024 तक एक इलेक्शन एटलीस्ट ख़त्म होने तक अलायंस बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल बना रहेगा। कांग्रेस के एक भी नेता ने ये बात नहीं उठाई कि रशियन तेल का पैसा चाइनीज करेंसी में क्यों चुका रहे हो। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई की कांग्रेस एक बड़े टेंट की तरह थी, बड़े शामियाना की तरह, और उसमें सब लोगों के लिए जगह थी। जो बीजेपी की तरफ से हमेशा नैरेटिव आता है ये कि पिच बनाने की कोशिश की जाती है कि पिछले 60 सालों में, 70 सालों में क्या हुआ। तेरी महफिल भी गए, चाहने वाली भी गए। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, आकर बैठे भी न थे तो निकाले भी गए। ये हो गया। सो वेलकम टू कविशाला। डिफरेंट वर्टिकल्स में बात करने के बाद हमने कविताओं में बात की, किताबों में बात की, ब्यूरोक्रेसी में बात की। उसके बाद चूँकि राजनीति और उसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, लोग जो राजनीति को समझते हैं, और थोड़ा उसमें लिटरेचर को मिक्स करते हुए आज हम प्रयास करेंगे। तहसीन पुणे वाला है हमारे साथ। स्वागत है सर कविशाला में आपका। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा कंफ्यूजन पुणे वाला और पूना वाला क्या होता है? पूना वाला। बट पूना का नाम अब पुणे हो गया है, लेकिन सरनेम पूना वाला है। पुणे वाला, ओके। तो हाल फिलहाल में चूँकि आज हम सभी आपको टीवी में देखते रहते हैं, अलग अलग विश्लेषक विश्लेषण करते रहते हैं, वो चुनाव हो, राजनीतिक विवाद हो, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं। जिस तरीके 5 राज्यों नॉर्थ को मत भूलो जी। मणिपुर भी, हाँ, तो 5 राज्य, मिजोरम मिला के 5 राज्य हुए, चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट सामने आए। क्या आपने सोचा था जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके का विश्लेषण आप लोगों का चल रहा था कि यही रिजल्ट्स आने थे, या कुछ परिवर्तन हुए? किस तरीके से देखते हैं आप पूरे सिनेरियो को? नहीं, ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह से जिस राजनीतिक दल का मैं समर्थक हूँ उसकी इसकी इतनी बुरी हार होगी 4 राज्यों में। तेलंगाना तो जीता है, बट हिंदी हार्टलैंड और नॉर्थ ईस्ट में जो हार हुई है, इस पर गंभीर तरीके से उनको विचार करना चाहिए और चिंता होनी चाहिए कांग्रेस को कि किस तरह से वे हारे हैं। चूँकि कविशाला पे बात कर रहे हैं, हम आगे बातचीत को बढ़ाने से पहले एक बहुत आजकल चाहे वो संसद भवन से हो, पार्लियामेंट से हो, या टीवी डिबेट्स जब चल रही होती हैं, उसमें बहुत मिक्स वे के लिटरेचर का या बड़े बड़े कवियों के कोट्स का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको भी देखा। तो मैं जब भी किसी लेखक से या किसी ब्यूरोक्रेसी के लोग इवन थोड़ा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा साहित्य पढ़ा होता है उन्होंने, तो वो कुछ ना कुछ उनका कनेक्ट होता है लिटरेचर वाला। आप जिस तरीके से कोट, चाहे वो दिनकर को हो, दुष्यंत कुमार को हो, इस तरीके के जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, इनको जो कोट करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राजनीति भी है, राजनीति के अंदर भी एक समन्वयन होता चला जा रहा है साहित्य का, कविताओं का। आपकी डिबेट्स में, आपके नैरेटिव्स में, प्लस आपके नरेशंस में कितना लिटरेचर हेल्पफुल रहता है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज लिटरेचर से हमें एक विंडो मिलता है कि समाज में क्या हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि लिटरेचर बेहद ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक आईना दिखाने के लिए।
तो एक कवि हो, एक लेखक हो, वो जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं, और मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं, मैं जेन्युइन बड़े जो मैं इस पे कह रहा हूँ, उससे एक हमें एक समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमें समझ में आता है। अगर लिटरेचर ना रहेगा तो हमारा कल्चर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे कल्चर को लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है, चाहे उसकी अच्छाई हो, चाहे उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना हो। केवल एक लेखक ही उस चीज़ को वो लिख सकता है, उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में वो उसका विश्लेषण कर सकता है, और उस पर समाज गंभीरता से सोचकर उस पर समाज जो है काम कर सकता है। तो लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम हमेशा से देखते भी रहे हैं, चाहे वो 84 वाला इमरजेंसी वाला टाइम हो, दुष्यंत कुमार ने एक जो गंभीर मुद्दे बड़े आसानी से कविताओं के माध्यम से जो भी नेता हुए उस समय लीडर्स थे उनके सामने उठाए और उनकी आवाज़ सुनी गई। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आपका जो एक इंट्रो है, अलग अलग चीज़ों के जरिए जानते हैं आपको लोग, आपको टीवी में देखते हैं, कोई मैं आगे पूछूंगा इवन आपसे क्या आप आगे चुनाव लड़ने वाले हैं, वो आगे बात करेंगे उस पर। कभी आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दिखते हैं, कभी आप टीवी में दिखते हैं एक एक्टर के रूप में दिखते हैं। अगर आपको तहसीन को डिफाइन करना हो, आपको अपना बायो किसी को बताना हो, वो क्या होगा? मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं। देखिए, मुझे अलग अलग चीज़ करना अच्छा लगता है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मेरा एक क्यूरियस बेंड ऑफ माइंड है, तो जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने सारे मौके मिलते हैं अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को आजमाने का, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसमें जो कुछ भी मैं करूँ, मैं अपना सब कुछ उसमें लगा दूँ, बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ, और जिस चीज़ के अंदर मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं अपना 100% ही देता हूँ। तो आई लाइक डूइंग एवरीथिंग। तो मुझे बिज़नेस करना भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे टीवी पर राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करना, वार्तालाप करना भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे रियलिटी शोज़ करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर जोक करता हूँ कि न्यूज़ चैनल से ज़्यादा रियलिटी शो किस में है? सबसे ज़्यादा रियलिटी, एटलीस्ट रियलिटी शो में कुछ तो डिफर्ड लाइव है, थोड़ा तो ये तो लाइव ऑन एयर जा रहा है। तो इसमें इससे ज़्यादा रियलिटी शो किसी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कन्फ्यूजन हमेशा से रहता है, आपने बताया कि आप एनालिसिस करते हैं जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही होती हैं, वो चुनाव हो, पार्टियों के अंदर कुछ चल रहा हो, लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या होता है। मैं खुद सोच रहा था कि अगर उसको डिफाइन करना हो, कभी लोग सोचने लगते हैं कि उसको भी एक स्पोक पर्सन के तरीके डिफाइन करते हैं कि एक किसी राजनीतिक दल का एक प्रवक्ता है जी, है ना। डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होगा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट का डिफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। एक राजनीतिक विश्लेषक जो मैं हूँ और एक पार्टी के प्रवक्ता में फ़र्क इतना है कि पार्टी के प्रवक्ता को पार्टी की लाइन को हमेशा उस लाइन को आगे करना पड़ता है, चाहे पार्टी सही हो या गलत हो। मुझ पे ऐसी कोई बाधाएं नहीं है, मुझ पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि, और मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, उम्मीद है कि आपके दर्शकों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड, और मैं झूठ इस बात को छिपाता नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने अगर कुछ गलत किया मैं आग बन के उसका समर्थन करूँ। मैं एक रीसेंट उदाहरण देता हूँ। एक कंट्रोवर्सी हुई चुनाव के पहले, सनातन धर्म को लेकर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया जो मुझे लगा कि वो इस पार्टी को और हमारे समाज को इट डज़ नॉट सूट इट, इट डज़ नॉट बिहेव द कांग्रेस की जो लेगेसी है वगैरह, और जिन नेताओं ने किया मुझे लगता है वो गलत था। तो जो गलत है वो गलत है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मुझ पे ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। एट द सेम टाइम ये एक लोकतांत्रिक मुल्क है, जमहूरियत हमारे मुल्क में है, तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो सरकार में आए। और मैं ये समझता हूँ अगर मैं ईमानदारी से अपनी बात रखूँ, चाहे वो आवाम के सामने हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो कांग्रेस के सामने हो, उससे उनमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरी बात को गंभीरता से ले, और वो लेते भी है। बिल्कुल।
क्या लगता है जो इंडियन कैपिटल से INDI है, जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं, लोग बोलते हैं कि ये मिरर है 24 का, क्या यही परिणाम आगे देखने को मिलेंगे या कुछ और विश्लेषण है आपका? नहीं, ये देखिए, अगेन हमें ऑनेस्ट रहना होगा। इस वक्त लीड में भाजपा और NDA है, नो डाउट अबाउट इट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया अलायंस नहीं जीत सकता चुनाव, बिल्कुल जीत सकता, लेकिन उन्हें ये चुनाव पॉजिटिवली लड़ना होगा, नॉट नेगेटिवली। मैंने उदाहरण दिया था एक दूसरे पॉडकास्ट में, मैं उसको रिपीट करता हूँ। आप लोग कल्पना कीजिए आपके दर्शकों को कि 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट का नाम भाजपा है, एक रेस्टोरेंट का नाम कांग्रेस है। और भाजपा नामक रेस्टोरेंट में आपको पता है कि उनके हेड शेफ़ नरेंद्र मोदी जी है, अन्य जो सूस शेफ़ है वो अमित शाह जी है, निर्मला सीतारमन मैम है, नितिन गडकरी जी है, जयशंकर जी है, अजीत दोवल जी है। आपको पता है कि वो क्या आपको खाना परोसते देने वाले हैं, उनके बूफे में क्या लगा है। हो सकता है आपको अमित शाह जी का खाना अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको जयशंकर जी का खाना अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको निर्मला सीतारमन जी का इकॉनमी अच्छा ना लगे, आपको गडकरी जी का अच्छा नहीं लगे, तो आपको पता है आपको मिलने क्या वाला है। दूसरी और कांग्रेस रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में आपको ये नहीं पता कि आपका हेड शेफ कौन है, आपको ये नहीं पता मेन्यू में क्या है। वो रेस्टोरेंट वाले कह रहे भाजपा का रेस्टोरेंट खराब है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि रेस्टोरेंट खराब है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, लेकिन आप मुझे क्या दे रहे हो, अभी मुझे भूख लगी है, लंच का समय है। जब तक कांग्रेस और विपक्ष देश के सामने अपना एजेंडा नहीं रखेगा, तब तक वे सफल नहीं होंगे। महज क्रिटिसिज्म से आप नहीं जीतोगे। क्रिटिसिज्म ठीक है, वो क्रिटिसिज्म तब तक चलेगी जब तक आपका इको चेंबर है, उस इको चेंबर में लोग ताली मारेंगे, पर वो तो वोट आपको मिल रहे हैं। आपको अगर जीतना है, आपको अनडिसाइडेड वोटर चाहिए, और अनडिसाइडेड वोटर तब आपके पास आएगा जब आप उसको बताओगे, आप उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके शहर, उसके गांव, उसके राज्य के लिए, उसके देश के लिए क्या कर रहे हो। महज ये कहना कि भाजपा खराब है, उससे आप नहीं जीतोगे। तो एक रेस्टोरेंट का जो मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस अपना एजेंडा देश के सामने रखे तो ये सफल हो सकते हैं। मैं कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स को पहचानता हूँ और उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं हमेशा उनसे ये बात कहता हूँ, हमें एक शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए। अभी आप कल्पना कीजिए, सचिन पायलट जी, हम उनको डिक्लेयर करते हैं गृह मंत्री, और वो अमित शाह जी के खिलाफ डिबेट करने आते हैं, या अमित शाह जी कुछ बोलते हैं और सचिन पायलट उसके सामने, लोगों के सामने विजन होगा। आप ये सोचिए कि हम एक और है स्मृति ईरानी जी, जो विमेन और चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है। दूसरी ओर हमने समझो प्रियंका गांधी जी को रखा, वो अपना विजन रखे, स्मृति जी उनका विजन रखे, समझ में आएगा लोगों को। तो हमें एक अपना जो विजन, एक शैडो कैबिनेट हो लोगों के सामने। यहाँ पर जयशंकर जी है, वहाँ पर शशि थरूर को हमने रखा। मैं इसलिए कांग्रेस की बात करता हूँ कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। आप किसी को आप अलायंस में पकड़ लीजिए, आप अखिलेश यादव जी को पकड़ लीजिए, उनको आप बोल दीजिए कि वे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के खिलाफ। एक विजन आएगा देश के सामने, लोगों के सामने, फिर लोगों को चुनने में आसानी होगी, आपको ये चाहिए या ये चाहिए, बट ये आपको शैडो कैबिनेट बनाना होगा। मेरी बात अगर वो स्वीकार करे तो उनका ही फायदा है, उसमें उन्हीं का लाभ है। जी बिल्कुल, बात बिल्कुल पहुंचेगी। और लेकिन बात मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी में थोड़ा अगर ऐड ऑन करें, आपने बोला कि बीजेपी के पार्ट्स में या कांग्रेस वाले या इंडिया के अलायंस में वो चीज़ मिसिंग है कि वो मिक्स है, बट कहीं ना कहीं जो इलेक्शन हुआ, सीएम कैंडिडेट्स की बात करें, किसी ने भी डिफाइन नहीं करा था। बीजेपी की किसी स्टेट में सीएम कैंडिडेट डिफाइन नहीं था, है ना। उनकी तरफ से मुझे लगा वो चीज़ मिसिंग थी कि उन्होंने नहीं बोला कि ये चीज़ परोसेगा। बट फिर भी क्या फैक्टर था वो जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ वोट आया? 3-4 फैक्टर थे। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस को जीतना चाहिए था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार की 2-3 जो बड़े कारण हैं, उसमें से सबसे पहला कारण है जो सनातन को गाली दी। वो जो शब्दों का प्रयोग किया गया, उसका बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को। और मैं, अगर आप मेरे ट्वीट्स भी देखें, मैं लगातार ये चेतावनी दे रहा था कांग्रेस को, ये बहुत बड़ी भूल थी। एक, आप पॉलिटिकली 1 मिनट इसको छोड़ दीजिए, हम इसके मॉरली बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साहित्य का मीडियम है ये जो बिल्कुल, हाँ। अगर आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी कल्चर के बारे में अगर आप कहे वो कॉकरोच है, वो HIV है, वो डेंगू के हमें कबूल होगा नहीं ना। किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो
ज्यूज हो, हम ये नहीं कह सकते। तो आप ये चीज़ आप कैसे किसी के बारे में कह सकते हैं? ये डीह्यूमनाइजिंग है। किसी को डीह्यूमनाइज करने का क्या अधिकार है हमें? आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हर कल्चर में हमें थोड़ा सा उसको समय के हिसाब से चेंज करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। आपके अगर कोई मुद्दे आप ज़रूर उसको उठा सकते हैं अगर भेदभाव का मुद्दा हो, लेकिन उसको शालीनता से उठाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट के दायरे में। किसी को आप कॉकरोच कह दो इसको क्रश करना चाहिए। यही बात मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप मुझे सेंसर मत करना। यही बात अगर आप मुसलमान के लिए कहते तो कितना इसका बवाल होता है, क्रिश्चियन के लिए कहते तो आप कह सकते हैं, फिर आप इनके लिए कैसे कहते, सनातन के लिए? ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। और जिन मुल्कों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, मान लो यूरोप, क्या यूरोप में आप जूस के लिए कह सकते हैं कि जूस कॉकरोच है? आप जेल में जाओगे, बेल नहीं मिलेगा आपको। इवन यूरोप में आप नहीं कह सकते, तो फिर आप यहाँ पर कह रहे हो इस तरह की बातें, वो गलत है। ऊपर से आपका हिंदी हाटली में चुनाव चल रहा है, कितना नुकसान होने। ये कौन, ये पॉलिटिकली लोग नहीं सोचते, बट पॉलिटिकली सोच छोड़ दो, एक मिनट पॉलिटिकल सोच छोड़ दो, इंसानियत के दायरे से भी ये बाहर है। ये नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो नुकसान हुआ है वो मुझे लगता है वो ओबीसी कास्ट सेंसस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी ओबीसी थे, उनके पहले बाबूलाल गौर या उमा भारती जी ओबीसी समाज से आती। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया, बघेल साहब, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा ट्राइबल है, तो ये मुद्दे वहाँ पर कैसे काम करेंगे? ये उत्तर प्रदेश या बिहार में अगर आप ये मुद्दे उठाते ठीक है, लेकिन ये उन राज्यों के मुद्दे नहीं थे। तो एक ही मुद्दों को, कांग्रेस में दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ मैं उनको दुग्गल साहब कहता हूँ, कुछ दुग्गल साहब जैसे विश्लेषक आ जाते हैं, कभी किसान नेता रहते, कभी कवि रहते, कभी कुछ और रहते, कभी आरटीआई एक्सपर्ट रहते, कभी खुद की पॉलिटिकल पार्टी चालू करते जिसमें 2 वोट मिलता है, कभी कुछ और बनते। और वो लोग जो विश्लेषण करते हैं उसमें कांग्रेस जो है कभी कभी एकदम लेफ्ट हो जाती है। ये लेफ्ट वालों से कांग्रेस को बचना होगा। लेफ्ट वाले कांग्रेस को दबा कर रहेंगे। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई की कांग्रेस एक बड़े टेंट की तरह थी, बड़े शामियाना की तरह, और उसमें सब लोगों के लिए जगह थी। वो ना राइट थी ना ही लेफ्ट थी, तो एक राइट से व्यक्ति भी आ सकता था, एक लेफ्ट से व्यक्ति, और कांग्रेस सबको सेंटर में लेके देश को आगे लेकर चलती थी। अब की जो कांग्रेस है वो बहुत लेफ्ट हो चुकी है। जो वामपंथी इन्फ्लुएंस है इस वक्त कांग्रेस पर, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, सीधा मैं कह रहा हूं। और ये जो लेफ्ट पार्टीज है इनका समय खत्म हो गया, सिवाय केरल के कहीं पर रेलेवेंट नहीं है। हाँ, नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब इनका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे मुल्क में लेफ्ट पार्टीज का, हम इनकी विचारधारा पे क्यों चल रहे हैं? इन्होंने अपने आप को स्वयं खत्म किया है। मतलब 2004 में कितने एमपीज थे लेफ्ट के पास? आज 15 साल में लेफ्ट खत्म हो चुकी है। और इस लोकसभा चुनाव में भी लेफ्ट को केरल में कोई सीट नहीं आने वाली, मतलब 3-4 सीटें आएगी। कितने एमपीज आएगी उनकी? तो उस विचारधारा से हमें अलग चलना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को एक वेलफेयर पार्टी नहीं होनी चाहिए। हम एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयरिज्म करना है, बट वेलफेयरिज्म और वामपंथी होने में बहुत अंतर है। और ये वामपंथी ब्रिगेड से कांग्रेस को बचना होगा। ओके, बहुत हैवी हो गया। नहीं ट्रू, बिल्कुल लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा इसी से मैं एक प्रश्न निकालता हूँ कि आपने एक लाइन बोली कि वामपंथी और वेलफेयर होने में डिफरेंस है ना? थोड़ा उसको अगर डिफाइन कर पाए आप। वामपंथी जो होते हैं, मैं उनको लेफ्ट लूनीस बोलता हूँ। वो लोग आपके मॉल में आएंगे शॉपिंग करने, मॉल बढ़िया पसंद आएगा, लेकिन बोलेंगे मॉल बंद करो, उसके आगे प्रोटेस्ट करेंगे, मॉल में डीले करेंगे, आरटीआई डालेंगे, ये डालेंगे, मॉल के मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और जितने भी वामपंथी नेता है ना, इनके बच्चे इसी मॉल में पाए जाएंगे, इसी मॉल में पाए जाएंगे। मैं आपको देखता हूँ, एक बार ना मैं लंदन जा रहा था, तो उस वक्त जेट एयरवेज चलती थी और दिल्ली लंदन जेट की डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो मैं, और दिल्ली एयरपोर्ट रेनोवेट हो रहा था, ये T3 नहीं बना था जो नया एयरपोर्ट है, मैं पुराने एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो जेट लाउंज में मैं था, और मेरे आने के 2-3 मिनट बाद एक बड़े नेता आए लेफ्ट के, बिजनेस क्लास लाउंज में। कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट के बड़े नेता है, बात वो गरीबी की करते। जब हम फ्लाइट की तरफ जा रहे थे
क्योंकि इमिग्रेशन में सब हो गया था, हम फ्लाइट की तरफ जा रहे थे, तब लेफ्ट नेता के लिए लोडर आया जो उनकी बैग को खींच के लेके जा रहा है। ये लेफ्ट के नेता है, ये कहते हैं बिजनेस क्लास में। मुझे लगता है हर व्यक्ति को इस देश में पैसे वाला होना चाहिए, किसी को गरीब नहीं होना चाहिए। दिक्कत मुझे वामपंथी से क्या है, खुद पैसे वाले होते, दूसरे को कहते हैं आप गरीब रहो। इससे मुझे दिक्कत है। और लोडर से बैग खींचते, जो लोग वर्कर के राइट्स के लिए लड़ते हैं, वर्कर उनकी बैग खींचते लेके जा रहे हैं। मुझे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपने वो पेड सर्विस लिया, अगर एयरलाइन आपको सर्विस, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर आप हाई मॉरल ग्राउंड मत लेना कि सारे वर्कर्स के हम नायक हैं लेकिन वर्कर मेरी बैग खींचेगा। अपना बैग क्यों नहीं उठा सकते? हैंड बैग था ना। आप इतने बड़े लेफ्ट के नेता है तो अपना बैग उठाते ले जाइए। ये हिपोक्रेसी से, घड़ी कौन सी पहनी थी? इंपोर्टेड, वो उस लेफ्ट के नेता ने। लेकिन आपको बोलेगे नहीं विदेशी कंपनी नहीं आनी चाहिए, उसको बंद करो, इसके खिलाफ मोर्चा लगाएंगे। वो प्रोग्रेस के खिलाफ है लेफ्ट नहीं चाहता कि देश आगे जाए इकोनॉमिकली। लेफ्ट में और वेलफेयर में ये अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ। लेफ्ट चाहता है सब लोग गरीब रहे, सब लोग इक्वल रहे, पर सब लोग गरीब रहे। वेलफेयर स्टेट ये चाहता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसा आता है उससे सबको समानता मिले और सब लोग पैसे वाले हो। वेलफेयर स्टेट सबको ऊपर उठाने की बात करता है, लेफ्ट सबको नीचे डालने की बात करता है। ये सिंपल एनालिसिस है। मैं चाहता हूं सब पैसे वाले हो। मैं चाहता हूं अंकुर और महेश और तहसीन के बच्चों को वही अपॉर्चुनिटीज मिले जो सबको मिलनी चाहिए। अच्छी से अच्छी स्कूल, अच्छे से अच्छा अस्पताल। लेफ्ट चाहता है तहसीन का बच्चा, अंकुर का बच्चा और महेश का बच्चा सब खराब जगह पर जाए, सब एकदम खराब जगह पर जाए, कोई प्रोग्रेस ना हो, पर इनके बच्चे जाएंगे टॉप यूनिवर्सिटीज में। ये दिक्कत है, ये फर्क है लेफ्ट और वेलफेयर में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या इंडिया 24 तक अलायंस से बना रहेगा? जिस तरीके की चीज़ें चुनाव के बाद सुनने को मिली कि अखिलेश यादव एक रोड़ा थे एमपी के इलेक्शन में, ये स्टेटमेंट आया कि वो शायद कैंपेन करने गए थे। तो जिस तरीके की एक्टिविटी चलती रहती हैं, इवन जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वही एक दूसरे, जो अलायंस के अंदर है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद लगता है कि 2024 तक एक इलेक्शन एटलीस्ट ख़त्म होने तक अलायंस बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल बना रहेगा। और सभी लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मैच्योरली बात करते हैं। अब तक ये हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। अब भी कोई देर नहीं हुई, दिसंबर अंत तक ये ख़त्म करना चाहिए कि कौन कहाँ से कितने सीटें लड़ रहा है। ये एक बार तय हो जाए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सभी को मैं उनको ये कहता हूँ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर मत जाओ। ये बात बहुत अच्छी बात मुझे कपिल सिब्बल साहब ने कही। एक्चुअली कपिल सिब्बल साहब बहुत अच्छे कवि भी हैं, बट वो अलग विषय है। तो ये बात कपिल सिब्बल साहब ने मुझे कही, इंस्टेड ऑफ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम देश के लिए क्या करेंगे 2024 से लेकर 2029 तक, अगर हम सत्ता में रहते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, वर्सेस 2014 से 2024 तक इन्होंने क्या किया। आप विजन डॉक्यूमेंट पे लड़ो। भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इकॉनमी का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, सोशल डेवलपमेंट का मुद्दा है, महिलाओं का वर्क लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको हम उठा सकते हैं। उन मुद्दों पर भाजपा को घेर सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री क्यों ड्रेसिंग रूम में गया, ये मुद्दा नहीं है। आप ये करोगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हूं, लेकिन ये मुद्दे अगर आप उठाओगे तो देश आपको रिजेक्ट करेगा। अरे वो देश का प्रधानमंत्री हो गया, अपनी टीम को एनकरेज करने, जो भी करने गया यार, उसका और टीम को फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता, आप काहे इसको मुद्दा बना रहे हो। मुद्दा है क्या उन 11 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी किसी को प्रधानमंत्री रोजगार दे सके, वो मुद्दा है। आपने मुद्दा क्या निकाला, प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में क्यों गए, ये क्या मुद्दा है क्या? तो मुझे बताओ, मैक्रोन साहब क्यों गए, फ्रांस हार गई वर्ल्ड कप। तो देखिए, ये छोटी बात है, ये बहुत विशाल देश है। ये देश 1947 में नहीं बना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली 1947 में बना, बिल्कुल। जियोग्राफिकली और कल्चरली, क्योंकि ये साहित्य का मीडियम है, भारत हजारों वर्ष से है। और ये देश इसलिए सरवाइव किया, हमारा कल्चर इसलिए सरवाइव किया क्योंकि ये देश का दिल बहुत बड़ा है। उस बड़े विशाल दिल वाले देश में आप कह रहे हो प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में क्यों गया, ये कैसे मुद्दे होगा? आप मुझे बताओ, क्या ये आम आदमी को समझ में आएगा?
और गांधी जी एक बहुत अहम चीज़ कहते थे आपका कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम हो कुछ भी हो, वो सोचिए लास्ट आदमी को कैसे इम्पैक्ट करता है। उसी चीज़ को मैं चेंज करते कहता हूँ, आप कोई भी मुद्दा उठाते हो सोचिए लास्ट आदमी को लाइन में क्या उससे फ़र्क पड़ता है। इस मॉल में जो हम यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो युवक है, जो लोग यहाँ पर स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में गए या नहीं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात हूँ, क्या आप AI के लिए एक पॉलिसी ला सकते हैं? क्या वेब 3.0 के लिए? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपके दर्शक को नहीं पता है, बाद में आप इसका ये ले लेना फुटेज, जो यहाँ पर स्टार्टअप्स के आपके सारे लोग काम करें, इनको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? अगर मैं इनके पास जाऊँ, अगर मैं एक पॉलिटिकल नेता होता कांग्रेस का और मैं इनके पास जाकर कहूँ देखिए वर्तमान सरकार की वेब 3.0 पे कोई पॉलिसी नहीं, इनको AI क्या है समझ में नहीं आता, इनका ब्लॉकचेन पे कोई आइडिया नहीं, मैं आपको ये पॉलिसी बना दूंगा, इससे मुझे वोट मिलेगा। या मैं इनको जाकर बोलूँ पता है प्रधानमंत्री फलाना है धमकाना है, ये गए ड्रेसिंग रूम में, किससे मुझे वोट मिलेगा? प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप मुद्दे ही नहीं उठा रहे। फिर आप वोटर को राक्षस कहते एक दिन, फिर आप वोटर को काउबेल्ट वाला कहते, फिर आप वोटर को हिंदी और साउथ इंडिया में बांटते। ये गलत है, और जो गलत है, मुझे कांग्रेस दिल से पसंद है। मेरा कांग्रेस से जो रिश्ता है, मेरे दादाजी ने गांधी जी के साथ, उन्होंने जेल में गए थे वे पूना में, आगा खान पैलेस में। हाँ, उसके साथ फिर गांधी जी के साथ वे पंचगनी गए, वहाँ पे गांधी जी की लाइफ पे अटैक हुआ, मेरे दादाजी उनके साथ थे, गांधी जी ने मेरे दादाजी को टाइटल दिया था। तो हमारा जो रिश्ता है ये बहुत गहरा रिश्ता है कांग्रेस से। हम अगर कोई चीज़ कहते हो दिल से कहते हैं, इसको इनकी विचारधारा एकदम वामपंथी हो गई। आपको वोट चाहिए तो इन मुद्दों से वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में जाते से वोट मिलेगा, वो पार्लियामेंट में शेर का दांत बड़ा है, इसे वोट मिलेगा आपको लगता है वोट मिलेगा? अब सच बताओ, ये आप बोल सकते हैं देखिए नया पार्लियामेंट बना, मुबारकबाद, लेकिन पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट वो होता है, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो पावन जगह होती है जहाँ पर हर एक को अपनी आवाज़ रखने का होता है। आप नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाए, वो ठीक है, हमें बोलने का मौका दीजिए, इस पर आपको सिंपैथी मिलेगी। आपने ये कह दिया शेर का दांत बड़ा है, ये कोई मुद्दा है? ये जेन्युइन नहीं अंकुर भाई, ये मुद्दा है आपको लगता है? पब्लिक क्या सोचेगी आपके बारे में? पब्लिक सोचेगी आप इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं। सामने मोदी जी है जो 24 घंटा वो अपनी बात, अपना एजेंडा रख रहे हैं। आप उससे सहमत हो असहमत हो? मैं असहमत हूं उनके अधिकतर एजेंडा से, बट सामने वो नेशनलिज्म की बात रखते हुए आप उससे सहमत हो असहमत हो? आप मान लो कि नहीं है, आप उन पे मणिपुर पे घेरो, मणिपुर पे घेरो कि अगर प्रधानमंत्री इतनी नेशनलिस्ट है, मणिपुर पे आपने क्यों इंसाफ नहीं दिया? वो आपने घेर दिया उनको उस पर। तो ये मुद्दे है ही नहीं, हम गलत मुद्दे उठा रहे प्रधानमंत्री के साथ, फिर हम हार रहे। एक चीज़ हमेशा मुझे लगता है, जो भी आपने बातें कहीं इसमें इसका फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, वो ऐसा एक नैरेटिव, वो बोलते हैं ना कि झूठ कंटिन्यूस बोलेंगे तो एक दिन के बाद वो सच लगने लगता है। एक जो बीजेपी की तरफ से हमेशा नैरेटिव आता है, ये कि पिच बनाने की कोशिश की जाती है कि पिछले 60 सालों में 70 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। पहला तो मुझे ये लगता है कि कभी स्ट्रांगली किसी भी लीडर ने आके स्टैंड क्यों नहीं लिया उस चीज़ का, कि उसके अगेंस्ट में बाकी सारी लड़ाइयाँ करते हैं कि रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, आपने बोला कि संसद में कुछ छोटी सी चीज़ लगी उसके अगेंस्ट में बोल दिया, वहाँ पे स्ट्रांग चूँकि उसमें काम हुआ है। अगर वो एक आदमी झूठ बोले जा रहा है, जनता को सच लगने लगा एक टाइम के बाद में, बट जो सच है, जो सच की तरफ आपकी तरफ से वो सच इम्प्लीमेंट किया गया है, उस सच का कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी भी? क्योंकि शायद वे लोग इतना पढ़ते नहीं है, शायद, मुझे नहीं पता। अपने अचीवमेंट्स वो बताते नहीं लोगों को। आज अगर निर्मला सीतारमण जी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है तो पढ़ी तो JNU से है ना, किसने वो यूनिवर्सिटी खोली? अगर जयशंकर जी आज माने जाते कि देश के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर्स में से पढ़े तो ये JNU से। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री इसरो जाते तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ तो था। आज अगर हम एक न्यूक्लियर पावर है तो बाबा एटॉमिक सेंटर के पीछे नेहरू जी का हाथ था, और सिर्फ नेहरू जी ने, कांग्रेस के अन्य सरकारों का हाथ था। तो अगर कांग्रेस अपनी अचीवमेंट्स देश के सामने नहीं रखेगी, मैं बड़ी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? आज जब नड्डा जी कहते हैं या जयशंकर जी कहते हैं कि हम रशिया के साथ भी दोस्त हैं, यूक्रेन के साथ, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। कांग्रेस के एक भी नेता ने ये बात नहीं उठाई कि रशियन तेल का पैसा आप चाइनीज़ करेंसी में क्यों चुका रहे हो, जबकि
ईरान पर जब सैंक्शंस बना था, इंडिया को एक्सेप्शन मिला था। तो अगर हम अपनी बात, ये लोग कहते हैं और सही कहते हैं और उनको साधुवाद इस चीज़ का कि हमने यूक्रेन से लोगों को बाहर निकाला, अन्य देशों से हमने लोगों को बाहर में रेस्क्यू मिशन किया, बिल्कुल, और साधुवाद। दुनिया का सबसे बड़ा मिशन मोदी जी के पहले, वो चाहे वो लिबिया वाला था, चाहे वो गल्फ वाला था, जब सद्दाम हुसैन थे, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? इन्होंने बालाकोट किया, अच्छा है, अच्छा किया बालाकोट, मैं उसमें उनका समर्थक हूँ कि बालाकोट किया, लेकिन हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? हमेशा बीजेपी इसके बारे में बात करती कि हम चाइना के खिलाफ हम वॉर हारे, लेकिन 67-68 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, हमने चाइना को नथुला चोला में हराया। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, ऑपरेशन हुआ था, जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का मैप बनाए, राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया, जनरल सुंदर जी थे, सेना को हमने खड़े कर दिया अरुणाचल के बॉर्डर पर, ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड, चाइनीज सेना आई टू आई बॉर्ड कॉन्फ्रंटेशन की, चाइनीज सेना को पीछे जाना पड़ा, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुए उनके, और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनाया। इसके बारे में हम क्यों नहीं करते? अरुणाचल में जितने भी हाइट्स ऑक्यूपाई किए भारत ऑक्यूपाई करती है, वो ऑपरेशन फैल्कन इंदिरा जी ने शुरू किया था, राजीव जी ने उसको समाप्त किया। आईवी, रॉ, इंडियन एयरफोर्स का टॉप क्लास ऑपरेशन है। कभी मैं आपके दर्शकों को कहूँगा ऑपरेशन फैल्कन के बारे में पढ़ो, सारे हाइट्स हमने ऑक्यूपाई कर दिए थे, 1 साल का ऑपरेशन था। उसके बारे में क्यों नहीं कहते? हम किस बात को उठाते? अरे बालाकोट पे कौवा नहीं मरा। अरे नहीं मरा भैया, हम पाकिस्तान के टेरिटरी में जाकर बॉम्ब फोड़ते हैं, उनको पता नहीं चला। बड़ी बात है या नहीं? बड़ी बात। हमारे मिक्स से हमने उनके F-16 को टेक ऑन किया, बड़ी बात है या नहीं है? लोग उसमें खुश होते हैं। मुद्दा ये नहीं वहां कोई मरा, हम उनके घर में घुसे, ये बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ ये भी बोलो ना कि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो आप नहीं बोलोगे। आपने कौन सा मुद्दा उठाया? अरे कौवा नहीं मरा, जाड़ मरे। ये मुद्दा नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करते। बी पॉजिटिव। मैं इसे कोचिंग लेता हूँ, ठीक है। राइट, वो मिसिंग फैक्टर है कि राइट मुद्दों पे बात आई थिंक मिसिंग है, वो उसकी वजह से मुझे पता नहीं मिसिंग है या ये लोग कुछ लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने नेता थे बहुत विद्वान थे। राइट, कांग्रेस के जो पुराने नेता थे उनका दिल बड़ा था, बहुत विद्वान थे। और एक चीज़ से मुझे बहुत दिक्कत होती है, ट्रोलिंग से। देखिए, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। आप नेहरू जी से इत्तेफाक रखें ना रखें, वो इस देश के सबसे बड़े नेता थे उस जमाने के, मतलब इस देश का भाग्य उन्होंने संवारा है। वो प्रधानमंत्री थे देश के, और क्या उस जमाने में जब देश के पास कोई रिसोर्सेज नहीं था। ये सरदार पटेल की पार्टी, मौलाना आज़ाद की पार्टी है, ये महात्मा गांधी की पार्टी। ट्रोलिंग अच्छा लगता है। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी में बहुत डिफरेंसेस थे। राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी और गांधी जी में डिफरेंसेस थे, नेहरू जी और पटेल जी में डिफरेंसेस थे, लेकिन वो एक दूसरे को पत्र लिखते विनम्रता से, अपनी बात समझाते, उनकी बात सुनते। मुझे बहुत अच्छा एक्सचेंज याद है बाबा साहेब आम्बेडकर और सरदार पटेल के बीच में, आपके दर्शकों को शायद पसंद आएगा। पटेल जी लिखते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर को कि देखिए, जो हमारे SC समाज है, दलित भाई बहन हैं, उनके सही प्रतिनिधि तो महात्मा गांधी है। वो उनकी तरह दिखते, कपड़े पहनते, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। और आम्बेडकर जी कहते, मैं इसलिए सूट पहनता हूँ क्योंकि आप लोग चाहते कि सारा मेरा समाज इसी में रहे, मैं चाहता हूँ मेरा समाज सूट में रहे। और ये दोनों एक दूसरे के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ना पटेल साहब छोटे थे, ना आम्बेडकर जी छोटे, ये दोनों बड़े नेता। और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज पब्लिक डोमेन में, फ्रैंक, फ्री, गुड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये कांग्रेस की लेगेसी है। अब क्या बन गई हमारी ये लेगेसी? ट्रोलिंग करना, प्रधानमंत्री क्यों ड्रेसिंग रूम में गए, ये कोई मुद्दा है? राइट, वही है कि मिसिंग ऑफ लाइक जो डिस्कशंस हैं वो बैठ के बात नहीं होती, या फिर जैसा बोला आपने कि मे बी लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ लर्निंग। राजीव जी भी इतने इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाया। हाँ, राइट, हाँ। सोनिया जी की भी अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियर डील के लिए उन्होंने मनमोहन जी का साथ दिया, RTI, इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए जिससे देश का भला हुआ, राइट टू एजुकेशन लाए, राइट टू फूड लाए। कांग्रेस एक इंटेलेक्चुअल पार्टी हमेशा से, नेहरू जी के ज़माने से लेकर आज तक। मैं इसलिए नेहरू जी से मनमोहन सिंह जी कह रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेत्रान की बात। तो चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, जो भी कांग्रेस के, नरसिम्हा राव जी थे, जो भी इनके प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने देश को एक दिशा दिखाई, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कॉर्स में रहे थे। पार्टी हमेशा देश के सामने एक आईना बनते आती थी सामने।
आज हम एक ट्रोल पार्टी बन रहे हैं, गलत है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे लोगों की अपेक्षा। और कांग्रेस आज भी नहीं जाती, उनका ब्रांड वैल्यू कितना ज़्यादा है। इस देश के आत्मा में कांग्रेस बसी है। राइट। आप चले जाइए किसी भी गांव में, आपको कांग्रेस ही मिलेगा ही। किसी भी गांव में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको हर गांव में कांग्रेस ही मिलेगा। उस देश की आत्मा में बसी हुई है। वो अपेक्षा करते हैं आप उनको सोल्यूशन दें, आप उनकी ज़िंदगी को बेहतर करें। हम क्या कर रहे हैं, टनल के पास प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया, अच्छा हुआ नहीं गया, ये लोगों को पसंद नहीं आता। बिल्कुल। और आपने सही बोला कि जैसे मेरे घर में मोस्टली मेरे जो फादर वाला वर्टिकल है पूरा प्योर वो बीजेपी वाला है, लेकिन मेरे बाबा वाला जो पूरी पीढ़ी है वो कोर कांग्रेसी की। वो किसी भी जैसे इस तरीके के केसेस जो कोई जस्टिफाई नहीं करते, वो लोग जस्टिफाई करने लगते हैं कि 60 साल में कैसे कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ सीखना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, चूँकि एक तरफ ऐसी पार्टी है जो नेशनलिज्म का झंडा लेके चलती है, और आपको हमेशा देखते हैं कि आप चाहे वो बिग बॉस हो, अलग अलग मंचों के जरिए एक जो नेशनलिस्ट की डेफिनेशन है, जो आपका नेशनलिज्म क्या है ना, अगर आपसे पूछें। नेशनलिज्म मेरे हिसाब से संविधान के पहले 3 अक्षर या पहले 4 अक्षरों में डिफाइन होता है। अंग्रेजी के पहले 3 अक्षर वी द पीपल, हिंदी के हम भारत के लोग। संविधान के पहले 3 या पहले 4 अक्षर हिंदी अंग्रेजी में अगर आप समझ लें, आई द प्राइम मिनिस्टर, आई द प्रेसिडेंट, आई द चीफ जस्टिस, आई द ऑपोजिशन लीडर नहीं है। यहाँ तक कि भगवान अल्लाह गॉड भी नहीं है। वी द पीपल, हम भारत के लोग को सबसे ऊंचा स्थान दिया संविधान में। वी द पीपल से नेशनलिज्म होता है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है, हर एक भारतीय को, जैसे नेहरू जी ने कहा ट्विस्टेड डेस्टिनी में, टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हम आज़ाद क्यों हुए, हर आँख से आंसू पोंछने के लिए हम आज़ाद हुए। ये नेशनलिज्म है। हर उस व्यक्ति को वो सब चीज़ देने के लिए जो हमारी एक कल्पना थी, जो हमारा एक सपना था, जो एक बड़ा सपना हमने देखा था, जो हमारे आज़ादी के लिए जो लोग ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, जो सपना देखा था कि इस तरह से का देश होगा जहाँ सबको इंसाफ मिलेगा, जहाँ सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जहाँ सबको आगे आने का मौका मिलेगा, जहाँ ज़िंदगी सुधरेगी लोगों को। ये नेशनलिज्म है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। मैं बहुत खुश हूँ इससे और बहुत बधाई देता हूँ वर्तमान सरकार को। लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 127 या 122 है, जो भी नंबर है, मैं नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ट्रोल होना शुरू होगा क्योंकि अगर नंबर एक दो, बट हम नीचे स्थान पर है। वो नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म होगा जब हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो और पर कैपिटा इनकम में भी हम टॉप 50 में आ जाए। चलो टॉप 5 में आना इस वक्त, टॉप 50 में आओ, वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म वो है कि तहसीन के बच्चे को वही सुविधा मिले जो अंकुर के बच्चे को मिले, अंकुर के बच्चे को तहसीन को, कोई उसमें डिफरेंस ना हो। नेशनलिज्म वो है कि सबको स्वास्थ्य के लिए वही अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो पैसे वाले से पैसा वाला व्यक्ति हो या गरीब से गरीब, उसको वही इलाज मिले। ये नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं अगर एक मिडिल क्लास आदमी या एक गरीब आदमी एम्स जाता है, काउंटर से काउंटर उसको ठोकर लगानी पड़ती है एक टोकन के लिए, अपॉइंटमेंट उसको 20 दिन बाद मिलता है। और एक पैसे वाले आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। मैं बड़े अस्पतालों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ और होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन उसी के साथ उसी दर्जे का ट्रीटमेंट एक गरीब को मिलना चाहिए। गरीब ने क्या गलत किया है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं मॉल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस मॉल में जो लोग काम करते हैं उनको भी वो स्वास्थ्य के अपॉर्चुनिटीज़, वो एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जिसने ये मॉल बनाया उसको मिल रही है, उसके बच्चों को मिल रही है। ये वेलफेयर होता है, ये नेशनलिज्म होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है सबसे, एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द कंट्री, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट इन प्रैक्टिकल लाइफ। मैं पैसे में इक्वालिटी नहीं बोल रहा, बिकॉज मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में हमेशा कुछ लोगों के पास ज़्यादा होगा, कैपिटलिस्ट हमेशा कुछ लोगों के पास, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट फोर्सेस को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं इस बात कर रहा हूँ, एजुकेशन, हेल्थ केयर सबके लिए बराबर होना चाहिए। इन द आइज ऑफ द लॉ सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और अगर सबके लिए कानून एक है तो बृजभूषण शरण सिंह जेल में होना चाहिए। वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म का मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर बैठे और विपक्ष के नेताओं को लेकर जाए और वहाँ बैठे और वहाँ चीज़ उस स्टेट को वो नॉर्मलसी पर ले आए। वो नेशनलिज्म है। हमने G20 होस्ट किया, मुझे बहुत फक्र है। अच्छा किया और बढ़िया किया
और उसको साधुवाद सरकार को। लेकिन मणिपुर भी तो G20 में भारत का हिस्सा है ना, वहाँ पे भी नॉर्मल सी लाइए, वहाँ पे भी जश्न बननी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। ओके, तो थोड़ा स्लाइड करते हैं। अभी 18, 19, 20 देश या पूरी दुनिया ऐसे जून से निकला, ऐसी महामारी से निकला। कुछ लोग हैं जो उस टाइम लोगों के लिए मसीहा बन के, भगवान बन के सामने आए। उनमें से आप एक थे जो फ्रंट लाइन में खड़े थे, और हमने सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू हमने देखा कि आप और मैम किस तरीके से लोगों की सेवा में लगे हुए थे। अगर आप आज के दिन वापस जाके उस समय को देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? हम किस तरह से फेल हो गए, सरकारें हमारी फेल हो गई। अब सोचिए, हमने हाल में एक मिशन चांद पे भेजा, चंद्रयान 3, और मैं बहुत खुश हूँ उससे, और वो होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों को ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ा। आप किसी भी भगवान, अल्लाह, साइंस में मानते हो, ऑक्सीजन तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना, उसके लिए आपको लाइन में खड़ा। वो ऑक्सीजन यहाँ दिल्ली में ब्लैक में बिक रहा था। ऑक्सीजन, बेड के लिए फ़ोन कराए जा रहे थे। क्यों? बेड के लिए क्यों किसी को फ़ोन करना चाहिए? ये तो आपका बुनियादी अधिकार है। हम पूरी तरह से फेल। मैंने कोई गज़ब का काम नहीं किया, मैंने बहुत लॉजिकल काम किया। सारे अस्पताल के ओनर्स को व्हाट्सएप पे लिया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कुछ लोगों को लिया, हमने व्हाट्सएप चैट बनाया, उस पर हम हमारे साथ जो काम करते हैं हमारे कोवर्कर्स, उनको लिया और रियल टाइम अपडेट लेते थे कहाँ बेड एम्प्टी था। तो जब हमको ट्वीट या व्हाट्सएप आता था, हमें पता था रियल टाइम में बेड कहाँ अवेलेबल है, तो हम उनको वहाँ डायरेक्ट कर देते थे और वहाँ फ़ोन कर देते थे कि इस फलाना आ रहा है, बेड आपका खाली, वो यहाँ पहुँचा। वहाँ कन्फर्मेशन मिल जाता बेड खाली, वो जब तक पहुँचता वो बेड रेडी होता, उनको बेड मिल जाता। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? जब लोग आ रहे थे, चाहे कोई भी बड़ा शहर हो जहाँ इलाज के लिए आ रहे थे, गाँव से जो लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे थे, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में, उनका आधार कार्ड का डिटेल्स था, उनके रिश्तेदार भी आए थे। क्या सरकार उनको बाहर डीएम फ़ोन करते खाना नहीं दे सकता था? वो इतने दिन तक अस्पताल के बाहर खड़े थे। राशन की बात नहीं कर रहा जो वर्तमान सरकार दे रही है, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। क्या हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतना विशाल मुल्क है, ये नहीं कर सकते थे हमारे लोग? यहाँ दिल्ली और राजस्थान के, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे पुलिस खड़ी थी। पंजाब से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। अरे देश तो एक ही है ना। क्या अभी रेडी है देश अगर फिर से कुछ ऐसा आता है या वैसी महामारी, भगवान न करे आए, लेकिन एक गैप मिला है बीच में, उस समय को सिस्टम बनाए होंगे क्या इन्होंने, और जो ये बीच में समय का गैप मिला, हो सकता था फिर से ऐसा कुछ आ जाता, क्योंकि अगर कंटिन्यूस 2 साल 3 साल आया तो हो सकता है चौथे साल भी आ जाए। तो क्या जो भी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने कुछ अपग्रेड करा, और आज के दिन या कुछ आगे आने वाले सालों में कुछ ऐसा आता तो क्या देश तैयार है? मुझे नहीं लगता हमारी हेल्थ सर्विसेज आज भी तैयार है। मुझे कल ही एक ट्वीट आया, मैंने उस लड़के से बात की एम्स के लिए। वो काउंटर टू काउंटर जा रहा है अपने पिताजी के, उसके पिताजी के तीनों वाल्व, हार्ट के तीनों वाल्व ब्लॉक थे, ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। पिछले 8-9 दिन से वो बेचारा एम्स में रुका है, और आज भी एक व्यक्ति को अब तक उसकी डॉक्टर से मुलाकात नहीं। फिर उसने फ्रस्ट्रेशन में कल ट्वीट किया, हमने फिर उसको रीच आउट किया, आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई और अब वो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। लेकिन यही बात है कि हम 10, 15, 20 साल आगे के बारे में नहीं सोचते, हम इवेंट टू इवेंट सोचते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खामी है हमारे देश की। हमें 15-20 साल आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगले 15-20 साल में देश कहाँ होगा, देश का पॉपुलेशन है वो कहाँ होगा, और हम किस तरह से इस पॉपुलेशन के लिए सारी सुविधाएं रखें, हम वो चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते। कोई भी सरकार नहीं सोचती। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने। हमारा विजन नहीं है अगला 15-20 साल का। एक आध कोई बड़ा विजन होगा, हम $30 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, वो ठीक है। उसको बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो विजन नहीं है, आज भी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम हेडलाइन मैनेजमेंट में जाते हैं। पॉलिसीज ऑन पेपर बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो,
और उनका एग्जीक्यूशन, मतलब हमेशा से, चूंकि मैं एक बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं चूंकि यहाँ पे बैठता हूँ तो मुझे पता होती है किस तरीके की पॉलिसीज आएंगी, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनका जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो या कोई और राज्य सरकार हो, ये गैप को कभी किसी सरकार ने फिल करने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब आधार का डेटा है, इतने डेटा सोर्सेज बने हुए हैं, हर एक इंडिविजुअल का, छोटे बच्चे का डेटा गवर्नमेंट के पास है, बिल्कुल, फिर भी पॉलिसी जिनके लिए निकल रही होती है उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये गैप क्यों बना हुआ है अभी तक? मैं ये मानता हूँ इसलिए बना हुआ है, खास करते अभी के समय में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरबेयरिंग है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द पसंद नहीं करता, यूनियन गवर्नमेंट, और उसकी वजह से इतने विशाल मुल्क में वो चीज़ जाना लास्ट माइल तक कठिन है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी पॉलिसीज़ है, भले वो यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उसका इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पर होना चाहिए। इनफैक्ट लोकल लेवल से यूनियन गवर्नमेंट पे आना चाहिए, हमें हमारे एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि एक ओवर आर्चिंग पॉलिसी फॉर एवरीबॉडी। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने पब्लिक डोमेन में कुछ पढ़ा नहीं, कितनी ऐसी स्टडीज़ हमारे देश में होती है, अभी हाल की मैं बात कर रहा हूँ, इतने हार्ट अटैक्स के केस ऊपर गए, ठीक है, दिख रहे हैं, और यंगस्टर्स। और मैंने एक स्टार्टलिंग डेटा पढ़ा है, मैं इसके बारे में ट्वीट भी किया है, कि दुनिया में ऑलमोस्ट 40 to 50% जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो भारत में होते हैं, और उन 40 to 50% हार्ट अटैक्स जो दुनिया भर में होते हैं, जो भारत में होते हैं, उनमें से पोस्ट कोविड, हाँ, जो डेटा है उसमें से 40% बिलो द एज ऑफ 45 है। तो यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, और हम देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे। क्या कोई, और जो आपका सवाल है प्री कोविड पोस्ट कोविड, क्या कोई स्टडी हुई है इन वैक्सीन पे वगैरह, कुछ हुई है स्टडी? किन इलाकों में ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, किन इलाकों में कम? क्या शहरों में ज़्यादा हो रहा है, क्या जिम्स में ज़्यादा हो रहा है? मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, क्या इसकी कोई स्टडी कर रही है सरकार? ये भी एक एपिडेमिक है, अगर पेंडेमिक नहीं है। जहाँ जहाँ आप ट्विटर पे देख रहे हो हार्ट अटैक हो रहा है, आदमी डांस कर रहा है, जिम कर रहा है, सडनली हार्ट अटैक हो रहा है, इसकी कोई स्टडी कर रही है सरकार? अगर आपको बीमारी पता ही नहीं चलेगा, आप उसका इलाज कैसे निकालोगे? एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि दोनों सरकार और ऑपोजिशन इस पर लड़ पड़ी, रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ा। वो रिपोर्ट थी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट। उसने कहा कि भारत सबसे हंगरी देशों में से एक है। विपक्ष हो रहे थे, मोदी जी के सरकार में सब भूखे हैं। सरकार ने कहा क्या हम अफगानिस्तान से ज़्यादा भूखे, सीरिया से। ये हो गया डिबेट, तू मैं हो गया। रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी। वो रिपोर्ट क्या कहता है? वो रिपोर्ट कहता है कि भारत में हंगर नहीं, वो मेल न्यूट्रिशन के बारे में कहता है कि हम मेल नरिश्ड कंट्री है। आप 1800 कैलोरीज खा सकते हैं रोज़ का, लेकिन आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो आप मेल नरिश्ड रहेंगे। हमारी प्रोटीन और मिनरल रिक्वायरमेंट कम है। और ये बात सच है। अगर आप देखिए तो दुनिया भर में जो एवरेज हाइट है बच्चों की बड़ी है, भारत एवरेज इंडियन की हाइट स्टैग्नेंट रही है। तो हमारी जो बच्चे हैं वो मेल नरिश्ड है। अब मेल नरिशमेंट, आप 1800 कैलोरीज खा सकते हैं बट यू स्टिल बी मेल नरिश्ड, क्योंकि आपको प्रोटीन या मिनरल्स नहीं मिला है। किसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं, तो इस पर तू मैं हो गई। किसी ने कहा, किसी ने सरकार ने कुछ कहा ये नेशनलिज्म, देश को नीचे दिखाने की है कि साजिश है। तो विपक्ष ने कहा सब देश में भूखे, ना कोई भूखा है ना देश को नीचे दिखाने की साजिश है। एक्चुअल इशू को हम पकड़ नहीं रहे कि मेल न्यूट्रिशन है। और ये मिडिल क्लास में भी है कि हम खा रहे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, हम प्रोटीन खा नहीं रहे, हम मिनरल्स खा नहीं रहे। डायबिटीज़ के केसेस इतने बढ़ गए भारत में, तो हम मेल नरिश भी है बट डायबिटीज़ के केसेस भी ऊपर गए। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की संख्या भारत में, या मानी जाती है कि टॉप 3 देशों में भारतीयों की है। उस पर बात नहीं कर रहे, तो हम इन चीज़ों पे बात ही नहीं कर रहे। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो पॉलिसीज़ कैसी बनेगी जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे? अच्छा, आपके संज्ञान में, चूँकि मैं जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था, मैं चीज़ों को नहीं समझता था। बट अभी जो मेरे अंदर अवेयरनेस आई है पॉलिटिक्स को लेके, पार्टियों को लेके, नेताओं को लेके, मैं सर्वदलीय मीटिंग जो शब्द है मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना है। वो कैसा हुआ है या होती हैं लोगों को पता नहीं चलते हैं? हाँ, पार्लियामेंट में होती, पार्लियामेंट सेशन के पहले।
सर्वदलीय मीटिंग होती हैं अभी भी? होती है। ओके। बट उसमें माननीय प्रधानमंत्री मुझे लगता बहुत कम बार गए हैं। लास्ट टाइम शायद गए थे वो, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी थी, मुझे याद नहीं, बट ज़्यादा नहीं होती। बट पार्लियामेंट के पहले एक मुझे जो मेरी जो याददाश्त में है उसमें एक प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था चाइना के बाद, जब 2020 में चाइना ने अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने एक बुलाया था। आपको क्या आगे चुनाव में देखने को मिलेगा? आप प्लान कर रहे हैं आप चुनाव लड़ने का? मैंने सोचा नहीं है, मैंने इसकी कल्पना नहीं की है। जो भी मुझे लाइफ में मौका मिलेगा मैं उसको करूँगा। मैं किसी चीज़ को मना नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं। मैं अभी इस वक्त ये सोचता हूँ कि मैं किस तरह से देश को कंट्रीब्यूट कर सकूँ, किस तरह से मैं अपनी बात को आगे रख सकूँ, किस तरह से मैं कुछ अवेयरनेस ला सकूँ। इसमें मैं बहुत खुश हूँ और अपने काम में मैं बहुत खुश हूँ। चुनाव लड़ना और पॉलिटिक्स अगर फुल टाइम करना है वो एक अलग पेशा है, तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बट अभी मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा है। अच्छा, मैं कुछ आपके थॉट्स हैं, जो कि हमेशा आप बात करते हैं कि एक आइडियल ना लीडर्स की लिस्ट में बात करते हैं कि जैसे शंकर जी हैं, वो एक नितिन गडकरी हैं, तो इनमें कभी बुराइयां निकालना बड़ा टफ है कि ऐसे नेता हैं, ये काम कर रहे हैं। और शशि थरूर जैसे दूसरी पार्टियों में एक मिक्स अगर दल होते, भाजपा और कांग्रेस मिक्स होते, इत्तेफाक से कभी होते, तो आपका आइडियल प्राइम मिनिस्टर कौन होता अगर अभी की जो लिस्ट चल रही है नेताओं की? अभी की या ओवरऑल? आई थिंक अभी की बात करते हैं, ओवरऑल तो बहुत नेता हुए। मनमोहन सिंह। ओके। होम मिनिस्टर? मोदी जी। हेल्थ मिनिस्टर? हेल्थ मिनिस्टर ओवरऑल मैं समझता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर सोचने दीजिए मुझे। अभी सरकार में नहीं। हेल्थ मिनिस्टर अच्छा काम किसने किया बतौर हेल्थ मिनिस्टर? या जो बहुत जो जिन्होंने पढ़ाई की है हेल्थ की, गुलाम नबी आज़ाद बहुत अच्छे हेल्थ मिनिस्टर थे। वे फाइनेंस मिनिस्टर? आइडियल फाइनेंस मिनिस्टर आई एम टेम्प्टेड टू से चिदम्बरम जी, बट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एज प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों, वो फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो संभाल। ओके। डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह जी, विदाउट अ डाउट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? जो अब तक नहीं हुए, शशि थरूर। ओके। एनी अदर मिनिस्ट्री जो आपकी? नितिन गडकरी एज रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट, उनके पास नितिन गडकरी। और कौन सी मिनिस्ट्री बताइए मुझे? मोस्टली मेजर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो कवर हो गए ऑलमोस्ट। होम मिनिस्टर कवर हो गया। हमने किसका कहा? मोदी जी। हाँ, मोदी जी होम मिनिस्टर बढ़िया हो गए, बढ़िया होम मिनिस्टर हो गए, सबको ठीक कर देंगे देश भर में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। लेकिन वो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे अभी भी मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया और उनको छोड़ दिया गुजरात वालों को। हाँ, वो जिन्होंने बिल्किस बानो का, ओके। तो वो नहीं होना चाहिए। एक्शन मतलब एक्शन। बाकी 80% 85% ठीक है, ये थोड़ा सा खुश करेगा। हाँ, राइट। हाँ, अच्छा, कुछ कविशाला के लिए, बिकॉज आप लिटरेचर में बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या लगता है कि वो बहुत ओपन रिव्यू, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स? मुझे कविशाला बहुत पसंद है। मैं अक्सर आपके ट्विटर फीड पर जाता हूँ और पढ़ते रहता हूँ। मुझे जनरली पोइट्री से बहुत सुकून मिलता है। खास करके पोइट्री में वो स्ट्रेंथ है कि वो आपको एक अलग दुनिया में कैप्टिवेट करते हैं। तो पोइट्री से आप हर चीज़ को आप लोगों के सामने रख सकते हैं। हमेशा से बोलते हैं कि मतलब कोई भी तीखी बात हो, कोई मीठी बात हो, पोइट्री साहित्य के जरिए बड़ी आसानी से कन्वे करी जा सकती है, किसी को भी करनी हो। राइट। बिल्कुल। और पोइट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे बड़ी से बड़ी ताकत भी है ना, या बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान वो डरता है अगर पोइट्री के माध्यम से आपने अपनी बात रखी तो। मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। कविशाला पे बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कविताओं की बात ना करें या आपसे कविताएं ना सुने,
तो आपको हमने आपकी डिबेट्स में बहुत सारे राइटर्स को, पोइट्स को अपने कोट करते हैं, खासकर दिनकर को। तो आपके जो पसंदीदा कवि हैं उनकी कोई कविताएं या आपकी कोई पसंदीदा कविता है, वो अगर कविता आप हमारे दर्शकों के लिए रिसाइट कर पाएँ। दिनकर जी को तो मैं हमेशा कोट करता हूँ। मैं आपको कुछ ये लाइनों को मैं बहुत गहराई से लेता हूँ जो मैं कोट करने वाला हूँ। इसका मतलब ये लाइन है, फैज़ कहते हैं। हाँ। फैज़ ने नहीं लिखी है, बट पोएम का नाम है, फैज़ कहते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने। रैज़न यानी कि चोर, जो हाईवे पे चोर होते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने। कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर लौट कर ना आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। फैज़ की पोइट्री नहीं थी, खैर फैज़ के नाम से, तो फैज़ का नाम तो हमेशा से सब जितने भी पोइट्री और साहित्य को पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए अलग स्थान है उनका। जो आजकल देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे कवि होते हैं, राइटर्स होते हैं, कुछ लिख जाते हैं, लेकिन आजकल जो राइटर्स हैं या फिर जो कविताएं पसंद करने वाले लोग हैं वो कुछ मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से। क्या किसी पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए आपने कुछ किसी कविता को देखा कि ये राइट फिट होता है, या कुछ मॉडिफाई करा कि ये कविता आज के सिनेरियो पे अब राइट फिट हो रहा है? तो ये मॉडिफाई को मैं मोडिफाई करता हूँ। ओके। मैं ऑनेस्ट भी कहता हूँ, मैं मॉडिफाई किया हूँ। तो ये गालिब की कविता, उसको मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है। ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और जीते रहते यही इंतज़ार होता। मोदी जी के वादे पे जिए, जो ये जाना के झूठ था कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर, कविताओं के बाद मुझे लगता है कि ये प्रश्न ज़रूरी है। क्या एज एन एक्टर कुछ देखने को मिलेगा आगे, या किसी लाइव शो में, किसी फिल्म में, किसी कुछ भी, या आपने अभी एक्टिंग साइड रखी हुई है? साइड में है, बट हम एक शो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके हैं। अब सिर्फ देखना है कि वो कब ऑन एयर जाता है। तो उससे उसकी शूटिंग शुरू करनी है। तो उसके जो फाइनल डिस्कशंस हैं उस पर, एक OTT पे प्लेटफॉर्म पर हम आ रहे हैं। बहुत ही मेगा चीज़ है। ओके। सिर्फ इस वक्त जो है सारे OTT वाले थोड़े घबराए हुए हैं। ऑन एयर आपको नहीं कहेगी ये बात, क्योंकि थोड़ा सा डंडा पड़ा है इनको कि आप भी OTT में थोड़ा सा रेगुलेट करो। और OTT पे पॉलिटिकल जो कंटेंट है बहुत अच्छा करता है एक्चुअली। आपने अगर देखे होंगे, महारानी है, ये है, मिर्ज़ापुर है। लेकिन थोड़ा सा इस वक्त मुझे नहीं लगता सरकार से प्रेशर है, बट थोड़ा सा वैसे ही प्रेशर हो चुका है जो भी है। तो उस पर थोड़ा सा समय अब ले रहे, और प्री प्रोडक्शन चल रहा है। बहुत बड़ा OTT का है। बट मैं इस माध्यम से, मैं हमेशा जो अपने दोस्त है भाजपा में, उनको ये मैं एक चीज़ हमेशा कहना चाहता था, आपके माध्यम से मैं कहूँगा। राजेश खन्ना जी हमेशा ये कहा करते थे, तो उन लाइंस को भी मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है। चाहते शौहरते इज़्ज़ते उल्फते, चाहते शौहरते इज़्ज़ते उल्फते, सब कुछ इस दुनिया में मिलता नहीं। चाहते शौहरते इज़्ज़ते उल्फते, सब कुछ इस दुनिया में मिलता नहीं। आज भाजपा है जहाँ कल कोई और था सरकार में। आज भाजपा है जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बिल्कुल। अभी थोड़ा अगर वक्त है तो जो OTT का रेगुलेशंस हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या कुछ चेंज होने वाली हैं? अब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर उस पर कुछ, चूँकि दर्शक में भी उस वर्टिकल से, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो OTT के लिए लिखते हैं पेज, जो हमारी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो दर्शक हैं, तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं? गवर्नमेंट चेंज करती रहती। तांडव के बाद देखा हमने, तांडव जब आया था बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मुझे लगता है कि सरकार ने किया नहीं, ये प्रेशर में हो गया। सरकार ने प्रेशर ज़रूर डाला था, बट वो अपने आप ही प्रेशर में हो गया। बट नहीं करना चाहिए, वरना मीडियम जो है ख़त्म हो जाएगा। OTT का मतलब ये है कि उसमें सेंसरशिप ना हो। तो आप ठीक है, आप रेगुलेशंस ला सकते हैं, बट सेंसरशिप अगर करने की कोशिश करेगा, मीडियम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप नेट को कैसे सेंसर करोगे? कर ही नहीं सकते। फिर आपका जो कंटेंट है,
अगर आप किसी भी कंटेंट को आप सेंसर करने की कोशिश करेंगे तो सारा मार्केट साउथ कोरियन या वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे चला जाएगा, और आप इंडियन कंटेंट को सेंसर कर दोगे। वही OTT कंटेंट पे साउथ कोरियन कंटेंट आता है, जापानीज़ कंटेंट आता है, चाइनीज़ कंटेंट, अलग अलग देश के कंटेंट आता है। आप कितनों को सेंसर करोगे? ब्रिटिश कंटेंट, अमेरिकन कंटेंट, साउथ अमेरिकन कंटेंट, आप किसको सेंसर कैसे करोगे? राइट। वो पॉसिबल ही नहीं है। बट आप होगा कि आप आपके कंटेंट को सेंसर करोगे तो आप ग्लोबली लड़ नहीं पाओगे, कि कंटेंट इज किंग, जैसे आपने शुरुआत में कहा था। तो रेगुलेशंस ठीक है, आप रेगुलेशंस लाइए कि जानबूझकर आप किसी के भावनाओं को आट नहीं पड़ सकते, वो सब ठीक है, बट यू कैन सेंसर OTT, वो पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है सरकार को भी ये समझना चाहिए। मुझे लगता है सरकार समझती है, ठीक है पॉलिटिकली थोड़ा यूज़ करते हैं, बट प्रेशर है OTT वालों पर, ये ज़रूर है। तो जो कि हमेशा से जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे होते हैं, अपने राजनीतिक दल बनते हैं, तो कुछ ना कुछ हमेशा उन पे भी लिखा जाता जा रहा है, चाहे वो NDA रहा हो, उसके पहले UPA रहा हो, कुछ ना कुछ लिखा गया है। एक नया अलायंस निकल के आया है आजकल, इंडिया या NDA। तो किसी राजनीतिक दल के इर्द गिर्द आपने कुछ लिखा? नहीं, मैंने लिखा नहीं, मैंने इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, इसको मैं अलग बोलूँगा। उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये इंडिया अलायंस पर। बट देखिए, इसको प्लीज़ मैं लाइट वेन में लीजिए, मैं इंडिया अलायंस का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो चुनाव के रिजल्ट्स के बाद जो हो रहा है सबके बयानबाजी आ रही, उस पर मैंने ये पोएम मुझे याद आ रही, तेरी महफिल भी गए चाहने वाली भी गए, तेरी महफिल भी गई चाहने वाली भी गए, आकर बैठे भी न थे तो निकाले भी गए। ये हो गया। अच्छा, किन दो लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म से आप रिकमेंड करना चाहें कि इनको हम बुलाएं, इनको सुनना चाहते हैं आप? जिनको कविताओं में बहुत बिल्कुल शायद, हाँ, लिटरेचर और कविताओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन जिनको मैं चाहूँगा कि वो आए, जिनको लोग भी पसंद करें सुनने के। एक है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल चाहिए, नॉन पॉलिटिकल, पहले ये बताइए मुझे, ये एंटरटेनमेंट की लिटरेचर पार्ट हो उनकी लाइफ का एक, और शशि थरूर। हाँ, शशि थरूर फॉर श्योर। लिटरेचर तो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो शशि थरूर। दूसरा मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस। उनको सॉन्ग्स, कविताओं में काफ़ी रुचि है। वो हम महाराष्ट्र में देखते रहते, वो अपनी पोइट्री बोलते रहते, गाना गाते रहते। उनकी वाइफ भी अच्छी सिंगर है। ओके। तो शायद देवेंद्र फडणवीस और उनकी वाइफ साथ में अमृता जी, अमृता या अमृता, मैं उनका नाम प्रोनाउंस आई होप सही कर रहा हूँ। उनकी वाइफ मिसेस फडणवीस और देवेंद्र जी और शशि थरूर फॉर श्योर। ये दो लोग मुझे लगता है इनको काफ़ी पोइट्री में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो भी लोग तमिलियन लिटरेचर या तमिलियन पोइट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमिलियन लिटरेचर भी बहुत रिच है। हालांकि हमारे देश में अलग अलग लिटरेचर है और सब कुछ बहुत उसके का इतिहास है, बट तमिल लिटरेचर इज वेरी वेबसाइट में, चूँकि जो हमारा वेबसाइट ऐप है उसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अलावा तमिल, मराठी, गुजराती, जो ये 3 लैंग्वेजेस हैं, बहुत लिटरेचर है इनका। मैं वही कह रहा हूँ, मराठी लिटरेचर तो इज़ फैसिनेटिंग। मराठी लिटरेचर, अगर आप कभी महाराष्ट्र आओगे हमारे साथ, इट्स अमेजिंग। और मराठी लिटरेचर हमेशा से ओपन रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी रीजनल लिटरेचर को सामने ले आए, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है, इतना डाइवर्सिटी है, तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में ना सिमट के और भी अगर लिटरेचर आ गया है तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत लोगों को रुचि होगी। बिल्कुल सर, प्रयास करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।